हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य से जुड़े 100 महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ये हमारा सीरीज है जिसके अंतर्गत हम लोग 100 दिन के अंदर में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, 100+ टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज है यहाँ पर 14वां दिन, ठीक है। तो 14वें दिन पर हमें विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना है और इससे हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है और इसके संस्थापक जो थे वो हरिहर एवं बुक्का थे, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का जो थे ये दो भाई थे और इन्होंने ही जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे। तो ये जो थे ये संगम वंश से संबंधित थे, हरिहर और बुक्का, ठीक है। संगम वंश से संबंधित थे और इनके वंश का जो संगम नाम पड़ता है इनके पिता के नाम पर पड़ता है, ठीक है, संगम, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और ये दोनों मिलकर के 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे। तो संगम वंश से संबंधित थे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। तो पहली राजधानी की बात करें तो ये अनेगोंडी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनेगोंडी थी। लेकिन बाद में जो है अनेगोंडी से स्थानांतरित करके हम्पी को जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाई जाती है। अनेगोंडी जो थी ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित थी। कहाँ पर थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तरी तट पर यह स्थित थी, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह अनेगोंडी थी और इसको बाद में जो है हम्पी में स्थानांतरित किया जाता है। अनेगोंडी जो थी वह तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 4 देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाता है। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वह थे देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय को जो है संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। अच्छा, देवराय द्वितीय को जो है एक और नाम से जाना जाता है, प्रौढ़ देवराय के नाम से, ठीक है। प्रौढ़ देवराय के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये जो थे संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ठीक है। इनके एक और काम को ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने अपने सेना में मुस्लिम तीरंदाज को भर्ती किया था, ठीक है। तो इतनी चीजें इनके बारे में याद रखना है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो देवराय द्वितीय थे, ठीक है। और इनको प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों की भर्ती की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए गजबेटकर की उपाधि जो धारण किया गया था देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था। गजबेटकर का अर्थ हो गया हाथियों का शिकारी, ठीक है। तो ये जो जानकारी है देवराय द्वितीय को उनके शिलालेखों में जो है गजबेटकर कहा गया है, जो इनकी शक्ति का एक तरह से प्रतीक है, एक तरह से शक्ति को दिखाता है, ठीक है। गजबेटकर जो उपाधि है वह इनके शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे। तो जो कृष्णदेवराय थे वो तुल्लु वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कृष्णदेवराय जो थे वह तुल्लु वंश के शासक थे, ठीक है। कृष्णदेवराय 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। तुल्लु वंश के ये सबसे महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं कृष्णदेव राय, ठीक है। तो कृष्णदेव राय जो है तुल्लु वंश से जुड़े हैं। इनका जो कार्यकाल था 1509 से लेकर के 1529 के बीच था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। टोटल कितने राजवंश जो थे वह विजयनगर साम्राज्य में शासन कर रहे थे। तो ये 4 राजवंश जो थे वह विजयनगर साम्राज्य में शासन करते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों का शासन था। कौन कौन से थे? तो एक तो संगम वंश था, ठीक है। दूसरा जो था वो था सालू वंश, ठीक है, शालू वंश। तीसरा जो था वह तुल्लु वंश था, तुल्लु वंश था, ठीक है। और चौथा जो था वो आराविदु वंश था, ठीक है। आराविदु वंश जो था ये चौथे नंबर पर। तो ये 4 राजवंश जो हुए वह विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, यानी कि इसमें से किसके समय में थे। तो बाबर के समय में थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। और बाबर जो है, बाबर की आत्मकथा जो है बाबर नामा, इसमें ये उल्लेख किया गया है कृष्णदेव राय के बारे में। और ये कहा गया है कि कृष्णदेव राय जो है वो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, ठीक है, राजा हैं। चलिए तो इतना याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अमुक्त मर्यादा की रचना किस शासक ने की थी। अमुक्ता मर्यादा की रचना किस शासक ने की थी। तो अमुक्ता मर्यादा की जो रचना है वह कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अमुक्त मर्यादा की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने। इसकी जो भाषा है अमुक्त मर्यादा की जो भाषा है ये तेलुगु भाषा है, ठीक है। तेलुगु भाषा में इसकी रचना की गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। और इसका जो विषय है वह क्या है? इसका विषय राजनीतिक और प्रशासन है, ठीक है। इसकी जो विषय है राजनीतिक और प्रशासन है। और इसकी जो भाषा है वह तेलुगु भाषा है। इसके जो रचयिता हुए वह कृष्णदेव राय हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि राक्षस तंगड़ी यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखिए जो तालीकोटा का युद्ध है ये 1565 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1565 में होती है। किसके किसके बीच होती है? तो ये विजयनगर के बीच, विजयनगर और दक्कन के सल्तनतों के बीच होता है। ये दक्कन के सल्तनतों के बीच जो है ये युद्ध होता है, ठीक है। तो इसमें जो है विजयनगर का पतन होता है, ठीक है। विजयनगर के पतन का ये जिम्मेदार युद्ध हो जाता है तालीकोटा का युद्ध। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि राक्षस तंगड़ी जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है ये कब हुआ था। तो 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1565 में। विस्तार से याद रखना होगा तो याद रखिएगा कि 23 जनवरी 1565 को विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ जिससे विजयनगर का पतन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का वास्तविक शासक कौन है। देखिए वास्तविक शासन की बात किया जा रहा है। देखिए राजा कोई और हो और जब उसके अधिकार का, ठीक है, या उसकी शक्ति का कोई और उपयोग करे, कोई और यूज करे तो वही जो होता है वास्तविक शासक होता है। तो ऐसे थे राम राय जो थे वह तालीकोटा युद्ध के समय वास्तविक शासक के रूप में थे। विजयनगर का ये वास्तविक शासक के रूप में थे। हालांकि जो शासक थे वो सदाशिव राय थे, लेकिन जो वास्तविक जो शक्तियों का यूज किया जा रहा था, जो वो शक्तियों का उपभोग कर रहे थे वह राम राय थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राम राय। तो याद रखिएगा कि तालीकोटा के युद्ध के समय में शासक तो सदाशिव राय थे लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वह राम राय के पास था। अच्छा अब ये जानना जरूरी है कि ये राम राय कौन थे। तो राम राय जो थे ये मंत्री थे, ठीक है।
सदाशिव राय के। तो इस तरह से याद रखिएगा कि सदाशिव राय उस समय नाम मात्र के बस राजा थे, बाकी शक्तियों का जो उपभोग किया जा रहा है था वह राम राय के द्वारा किया जा रहा था, जो कि मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश, ठीक है, अंतिम राजवंश की बात किया जा रहा है, कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश जो था आरविदु था। ऑप्शन नंबर सी, आरविदु जो है वह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम मतलब लास्ट वाला राजवंश होता है, ठीक है। तालिकोटा के युद्ध के बाद जो है तिरुमल जो थे, तिरुमल इन्होंने जो है अरविदु वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सालू वंश का स्थापना किसने की थी? तो शालू वंश जो था, ठीक है, शालू वंश की स्थापना जो है किया जाता है शालू नरसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि संगम वंश के अंतिम शासक को हटा करके शालू नरसिंह जो है इन्होंने शालू वंश की स्थापना 1485 ईस्वी में करते हैं, ठीक। 1485 ईस्वी में शालू नरसिंह ने शालू वंश की नींव रखी, ठीक है। तो याद रखना है कि शालू वंश की स्थापना जो है शालू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में किया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि किस विजयनगर शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती करने की नीति शुरू की? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये देवराय द्वितीय थे जिन्होंने अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों की भर्ती की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों की भर्ती किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर के राजा स्वयं को क्या कहते थे? तो विजयनगर के जो राजा थे वो स्वयं को नरपति कहते थे। ऑप्शन नंबर 20 खुद को क्या कहते थे? खुद को ये नरपति कहलाना पसंद करते थे। नरपति का मतलब होता है लोगों का स्वामी, ठीक है। लोगों का स्वामी जो होते हैं उनको नरपति कहा जाता है, इसका अर्थ होता है। तो विजयनगर के जो शासक थे वो स्वयं को नरपति कहलाना पसंद करते थे, जबकि जो उड़ीसा के तरफ के शासक जो होते थे वो खुद को गजपति कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर के राजा स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं, तो ये खुद को नरपति कहलाना पसंद करते हैं। नरपति का अर्थ होता है लोगों का स्वामी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर प्रशासन में नयंकर व्यवस्था किससे संबंधित है? जो विजयनगर प्रशासन था उसमें नयंकर व्यवस्था किससे संबंधित था? तो ये प्रांतों के प्रशासन से, यानी कि प्रांतीय प्रशासन से जुड़ा हुआ था। नयंकर व्यवस्था विजयनगर की प्रांतीय शासन प्रणाली थी जिसमें नायक जो होता था वह नायक इसके अंदर जो होता था वह सैन्य प्रमुख हुआ करता था, ठीक है, सैन्य प्रमुख हुआ करता था। वेतन के बदले में भू क्षेत्र दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर आप जो समझ रहे हैं वो समझिए पहले कि विजयनगर प्रशासन में जो नायंकर व्यवस्था थी ये क्या थी? तो ये एक प्रांतों की प्रशासन की व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था कि जो नायक हुआ करते थे, नायक मतलब अभी हमने बात किया सैन्य का प्रमुख, उसको वेतन के बदले में भूमि क्षेत्र दिया जाता था और उसी व्यवस्था को जो है यहाँ पर नयंकर व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। यानी कि जो सेना होता था, जो सेना के प्रमुख होते थे, उनके काम के बदले उनको भूमि देने की जो व्यवस्था थी वह नयंकर व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। यहाँ पर क्या है कि आयगर व्यवस्था का संबंध किस प्रशासन से था? तो आयगर व्यवस्था का जो संबंध है ये ग्रामीण प्रशासन से था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा, ग्रामीण प्रशासन से। विजयनगर में ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए 12 अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। 12 अधिकारियों का एक समूह होता था जिसे आयगर कहा जाता था। इन्हीं 12 लोगों के समूह को ही क्या कहा जाता था?
आयगर कहा जाता था। और ये आयगर क्या थे, ये गांव की जो प्रशासन थी उसको चलाने का काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की सामान्य दर क्या थी। भू राजस्व की सामान्य दर आपसे पूछा जा रहा है। तो भू राजस्व की जो सामान्य दर थी, उपज का 1/6 भाग जो है लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर कि विजयनगर में जो सामान्यता है, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यानी कि आपकी कुल उपज का जो छठा भाग होता था उसे कर के रूप में, उसको टैक्स के रूप में आपसे ले लिया जाता विजयनगर साम्राज्य में। इसी को विजयनगर साम्राज्य में ये कर की व्यवस्था थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर काल में अमरम का क्या अर्थ था। देखिए, अमरम जो था इसका अर्थ था जागीर, जागीर या भूमि अनुदान। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि सैन्य प्रमुख या सैन्य सरदारों को जो दिया जाता था भूमि, उसी व्यवस्था को, उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को ही अमरम कहा जाता था। ठीक है, तो सैन्य सरदारों को उनकी सेवा के बदले में, उनके कार्यों के बदले में जो भूमि उनको अनुदान में मिलता था वही जो है अमरम कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा सिक्का का क्या नाम था जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा जो सिक्का थी उसका नाम वाराह था। पौगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, पौगोडा, पौगोडा या फिर वाराह। ठीक है, वाराह इसका नाम था और ये सबसे ज्यादा क्या था, फेमस था, प्रसिद्ध था। तो विजयनगर के सोने के सिक्के को वाराह कहा जाता था, जिसे विदेशी यात्रियों ने पगोडा कहा। ठीक है, तो इतना चीजें ध्यान में रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की जो सिक्का थी उसको वाराह कहा जाता था और जो विदेशी यात्री है उसको इसी सिक्के को पगोडा के नाम से कहा, मतलब पगोडा उसको कहा। यहाँ पर है कि विजयनगर के प्रशासन में महानायकाचार्य कौन थे। महानायकाचार्य कौन थे, तो महानायकाचार्य कौन हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में। तो ये होते थे राजा और नायकों के बीच संपर्क अधिकारी। नायक मतलब कौन, जो सेना के प्रमुख हुआ करते थे। तो राजा और जो नायकों के बीच में जो संपर्क स्थापित करता था उसी को जो है महानायकाचार्य कहा जाता था। ठीक है, तो महानायकाचार्य जो थे एक केंद्रीय अधिकारी था जो राजा और प्रांतीय नायकों के बीच क्या करता था, संपर्क स्थापित करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि शिष्ट विजयनगर काल में क्या था। देखिए, शिष्ट जो था वह विजयनगर काल में एक भू राजस्व था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। जो भू राजस्व लिया जाता था उसको शिष्ट कहा जाता था और ये जो था विजयनगर साम्राज्य का आय का मुख्य स्रोत था। देखिए, उस समय के जितने भी साम्राज्य थे उनका आय का मुख्य स्रोत कृषि ही होता था। ठीक है, क्योंकि उस समय कृषि ही था। तो यहाँ पर शिष्ट जो है विजयनगर काल में भू राजस्व की मतलब भू राजस्व को ही शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट को जो है भू राजस्व के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि किस विजयनगर शासक ने विवाह कर यानी कि मैरिज टैक्स को हटा दिया, समाप्त कर दिया। देखिए, विवाह टैक्स को समाप्त करने का जो काम किया गया था वह कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। कृष्णदेव राय ने सामाजिक सुधार के नाते से, समाज में सुधार हो, ठीक है, समाज सुधार के नाते से जो है विवाह कर को समाप्त कर दिया। अच्छा, जो विवाह कर था वह दोनों पक्षों से लिया जाता था, यानी कि लड़की के पक्ष से भी और लड़का के पक्ष से भी लिया जाता था। ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया गया विवाह कर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें प्रांतों को क्या कहा जाता था,
तो प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम यानी कि राज्य कहा जाता था। तो साम्राज्य को मंडलमों में विभाजित किया गया। तो जो पूरा राज्य था इस तरह से राज्य हो गया, इसके नीचे जो थे वह मंडलम हो गए। ठीक है, मंडलम हो गए, इस तरह से विभाजित किया गया था। और इसके नीचे नाडु और स्थल होते थे। मंडलम के नीचे जो थे वह नाडु या स्थल हुआ करते थे। तो इस तरह से पूरा जो है प्रशासनिक व्यवस्था उनका था, पूरा जो राज्य था इस तरह से विभाजित था छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में विजयनगर साम्राज्य का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि विजयनगर काल में कणिक नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो जो कणिक नामक जो अधिकारी थे उनका क्या काम था। तो इनका काम था लेखा जोखा का। ठीक है, अकाउंटेंट का काम ये करते थे, लेखा जोखा का काम करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विजयनगर काल में जो कणिक हुआ करते थे उनका काम लेखा जोखा था। ठीक है, आयकर व्यवस्था में कणिक जो था वह गांव के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर जो है लेखा जोखा करता था करों का, टैक्सों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का मुख्य बंदरगाह कौन सा था जहां से घोड़ों का आयात किया जाता था। तो वह कौन सा बंदरगाह था जहां से घोड़ों का आयात किया जाता था। तो वह बंदरगाह था भटकल। भटकल वह बंदरगाह था जहां से जो है घोड़ों का आयात किया जाता था। तो आपको याद रखना है कि गोवा के पत्तन के बाद, ठीक है, गोवा के पत्तन के बाद जो है भटकल जो है विजयनगर का प्रमुख बंदरगाह बन गया था, जहां से अरब और फारस से घोड़े आयातित किए जाते थे। तो अरब और प्लस में फारस से जो है घोड़े आयातित किए जाते थे भटकल बंदरगाह पर। ठीक है, तो भटकल वह मुख्य बंदरगाह हुआ जहां पर अरब और फारस से घोड़े आयातित किए जाते थे, लाए जाते थे अरब और फारस से विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कुदिरई चेट्टी। कुदिरई चेट्टी कौन थे। तो कुदिरई चेट्टी जो थे वह घोड़ों का व्यापारी हुआ करते थे, घोड़ा व्यापारी थे। कुदिरई चेट्टी जो थे वह घोड़ा व्यापारी थे। स्थानीय व्यापारियों का समूह जो घोड़े के व्यापार में संलग्न थे उन्हें ही जो है मतलब कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। यानी कि जो घोड़ा के व्यापारी लोग थे उनके समूह को, यानी कि पूरे लोग को ही जो है, पूरे लोग को एक साथ जो है कुदिरई चेट्टी कहा जाता था, जो घोड़ा व्यापारी थे, घोड़ा खरीदते बेचते थे। ठीक है, यहाँ पर है कि पॉलीगर विजयनगर काल में कौन था। पॉलीगर विजयनगर काल में कौन था। तो देखिए पॉलीगर जो थे ये विजयनगर काल में सामंती जमींदार या सैन्य प्रमुख हुआ करते थे। पॉलीगर जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, सामंती जमींदार या सैन्य प्रमुख। ठीक है, तो दक्षिण भारत में पॉलीगर या पालेगार के नाम से भी कभी कभी इनको जाना जाता है। तो पालेगार या पॉलीगर वे सामंती सरदार थे जो अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को बनाए रखते थे। ठीक है, तो यही याद रखिएगा कि पॉलीगर क्या थे, सामंती जमींदार थे या सैन्य प्रमुख थे। और इनका काम जो था, इनका काम था प्रशासन और सैन्य नियंत्रण को बनाए रखना। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर में दास प्रथा के अस्तित्व का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था। वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य में स्थित दास प्रथा के बारे में उल्लेख किया था। तो वो थे अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी थे, अब्दुल रजाक नहीं। निकोलो कोंटी वो विदेशी यात्री थे जिन्होंने क्या कहा कि विजयनगर साम्राज्य में जो है दास की प्रथा है। ठीक है, और ये जो निकोलो कोंटी थे ये कहाँ के थे, तो ये इतलावी के थे। इतलावी के विदेशी यात्री थे, इतलावी के यात्री थे निकोलो कोंटी। और इन्होंने विजयनगर में दास प्रथा के उपस्थिति का स्पष्ट जो है वर्णन किया है।
सॉरी, तो यहाँ पर जो है निकोलो कोंटी जो थे, इन्होंने विजयनगर में दास प्रथा के बारे में उल्लेख किया है। और ये कहाँ से थे? तो ये इतालवी से थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य में कंडमाई क्या था? विजयनगर साम्राज्य में जो कंडमाई था वो क्या था? तो ये थे भू राजस्व या लगान को जो है कंडमाई कहा जाता था। ठीक है, तो विजयनगर में कंडमाई शब्द का प्रयोग भू राजस्व या लगान के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर है कि हम्पी के स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? ये महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पर जो हम्पी के स्मारक थे, इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 1986 में घोषित किया। ठीक है, 1986 में शामिल किया जाता है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में हम्पी को। ठीक है, तो हम्पी के स्मारकों के समूह को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलता है और यहाँ पर इसको शामिल किया जाता है। तो 1986। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर की वास्तुकला शैली को क्या कहा जाता है? यानी कि जो निर्माण की शैली थी विजय काल में विजयनगर में, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोविडा शैली कहा जाता है। विजयनगर की शैली थी एक तरह से। ठीक है, तो विजयनगर शैली को द्रविड़ शैली या द्रविड़ शैली का ही विकसित रूप माना जाता था। जो द्रविड़ शैली है इसी का विकसित रूप, डेवलप रूप जो है उसको माना जाता था। ठीक है, किसको? विजयनगर की शैली को। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा कि विजयनगर शैली को द्रविड़ शैली का विकसित रूप माना जाता है, जिसमें इंडो इस्लामिक प्रभाव भी दिखता है। ठीक है, तो इसमें हमें इंडो इस्लामिक प्रभाव दिखता है। इसे अक्सर प्रोविडा शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अक्सर जो है विजयनगर वास्तुकला की जो शैली थी, इसको प्रोविडा शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्रोविडा शैली। ठीक है, इतना चीज ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है और यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। सबसे पवित्र मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे पवित्र नदी मंदिर के रूप में किसको जाना जाता है? तो विरूपाक्ष मंदिर को। ठीक है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हजार राम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए, हजार राम मंदिर का जो निर्माण है कृष्णदेव राय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने केवल शाही परिवार के लिए, यानी कि शाही परिवार के निजी उपयोग के लिए हजार मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। कल्याण मंडप किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? जो कल्याण मंडप है ये किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता थी? तो ये विजयनगर की जो मंदिर वास्तुकला थी उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। ठीक है, तो विजयनगर काल में मंदिरों में जो देवी देवताएं होते थे, देवी देवताओं के विवाह उत्सव मनाने के लिए जो है कल्याण मंडप का निर्माण किया जा रहा था। तो कल्याण मंडप का निर्माण जो है विवाह उत्सव मनाने के लिए किया जाता था। किन के विवाह उत्सव? देवी देवताओं के विवाह उत्सव को मनाने के लिए। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप जो है वह मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता के रूप में बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि विट्ठल मंदिर अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? जो विट्ठल मंदिर है वो जो है संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। तो हम्पी का जो विट्ठल मंदिर है अपने 56 संगीतमय स्तंभ, कितने स्तंभ है? 56 संगीतमय स्तंभ है, जो कि जिनको सारे गामा पिलर्स के रूप में जाना जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध है इसके लिए। तो विट्ठल मंदिर जो है
वह अपने संगीतमय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 56 जो है सारेगामा स्तंभ हैं, जिसको सारेगामा पिलर्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पत्थर का बना हुआ रथ किस मंदिर परिसर में स्थित है, तो ये विट्ठल मंदिर परिसर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध पत्थर का रथ जो है विट्ठल मंदिर परिसर में हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है ये? हम्पी में है। ठीक है, और यहीं पर ये स्थित है। और ये जो है रथ वह गरुड़ को समर्पित है। ठीक है, तो गरुड़ को समर्पित है। याद रखिएगा कि पत्थर का बना हुआ रथ किस मंदिर परिसर में स्थित है, तो विट्ठल मंदिर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रायगोपुरम, रायगोपुरम का निर्माण किसने शुरू करवाया? देखिए, रायगोपुरम का जो निर्माण है वह विजयनगर के शासकों ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो विजयनगर के शासकों ने दक्षिण भारत के मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार बनाए, जिसको रायगोपुरम कहा जाता था, या कई बार इसको गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है केवल। ठीक है, कई बार लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। देखिए, ये क्या थे? विशाल प्रवेश द्वार थे। ठीक है, विशाल प्रवेश द्वार थे, विशाल प्रवेश द्वार थे, और इनको जो है राय गोपुरम के नाम से जाना जाता था। और इनका निर्माण जो है शुरू किया गया विजयनगर के शासकों के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। महान महान महानवमी डिंबा, महानवमी डिंबा क्या है? ये क्या है मतलब महानवमी डिंबा? तो महानवमी डिंबा जो है एक विशाल मंच हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी एक विशाल मंच था। यह एक विशाल वर्गाकार मंच है जहां से राजा महानवमी यानी कि दशहरे के उत्सव और सेना का निरीक्षण करते थे। ठीक है, तो ये एक मंच था जिसको महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता था, महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता था। और ये एक विशाल मंच था चौबूतरा के आकार का। ठीक है, चबूतराकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि कमल महल किस क्षेत्र में स्थित है? लोटस महल किस क्षेत्र में स्थित है? कमल महल किस क्षेत्र में स्थित है? ये राजकीय केंद्र में था। ठीक है, राजकीय केंद्र में था। ऑप्शन नंबर बी लोटस महल जो था, जिसको कमल महल के नाम से जाना जाता है, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित एक धर्मनिरपेक्ष इमारत थी। ठीक है, तो ये राजकीय केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष इमारत थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, राजकीय केंद्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है? विजयनगर पेंटिंग का सबसे जो अच्छा उदाहरण हमें मिलता है वह लेपाक्षी मंदिर में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी लेपाक्षी मंदिर में। ठीक है, लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर विजयनगर कालीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उस समय के भित्ति चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है लेपाक्षी का मंदिर। यहाँ पर जो प्रश्न है कि विजयनगर चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है, तो लेपाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर में स्थित विशाल नंदी प्रतिमा की क्या विशेषता है? जो लेपाक्षी मंदिर है यहाँ पर एक विशाल नंदी की प्रतिमा है, इसकी विशेषता से पूछा जा रहा है कि क्या है। तो यह एक ही पत्थर से बनी हुई है। जो विशाल नंदी की प्रतिमा है वह एक ही पत्थर से बनी हुई है। तो लेपाक्षी के नंदी जो प्रतिमा जो है भारत की सबसे बड़ी एकस्म नंदी प्रतिमा है, यानी कि एक ही पत्थर से बनी हुई सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की संरक्षिका देवी कौन थी? संरक्षिका देवी कौन थी? तो विजयनगर की जो साम्राज्य की जो संरक्षिका देवी के नाम से जो जानी जाती हैं वो जानी जाती है पंपी देवी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर है कि हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था। ठीक है, जो हम लोग हम्पी नाम जानते हैं इसका प्राचीन नाम क्या था? पंपा था। ठीक है,
और पंपा देवी जो थी वह विरूपाक्ष की पत्नी थी और इस क्षेत्र की स्थानीय संरक्षिका देवी थी। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था हमसे कि विजयनगर साम्राज्य की संरक्षिका देवी कौन थी, तो वह पंपी देवी थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता, मतलब श्रेय किसको दिया जाता है, किसका श्रेय है। तो हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वह कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। ये जो थे 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर थे और इन्होंने हम्पी के खंडहरों का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने का काम किया था। ठीक है, तो मैकेंजी को ये जाता है हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाने का श्रेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के याद में किस उपनगर की स्थापना की थी। वह कौन सी उपनगर थी जिसकी स्थापना कृष्णदेवराय ने अपनी माता के याद में ही कर दिया था, माता जी के याद में किया था। तो माता जी के याद में इन्होंने नगलपुरम की स्थापना की थी, नगलपुरम की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागला देवी के, इनकी माता का नाम था नागला देवी। ठीक है, नगला देवी के नाम से नागला देवी के नाम, उनके नाम से उनके स्मृति में जो है विजयनगर के पास जो है नगलपुरम नामक एक नगर बसाया था। तो नगलपुरम नामक एक शहर बसाया गया कृष्णदेवराय के द्वारा अपनी माता की स्मृति में। उनकी माता का नाम नागला देवी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो यहाँ पर कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज वो तेलुगु कवि थे। ये 8 तेलुगु कवि का एक समूह था जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान कवियों को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है कि तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि किसे दी जाती है। देखिए तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि जो है आलसानी पदेना को दिया जाता है, आलसानी पदेना को दिया जाता है। ठीक है, तो अष्टदिग्गजों में प्रमुख आलसानी पदेना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है और इन्होंने मनुचरितम की रचना की थी। तो इनके द्वारा एक रचना है मनुचरितम। ठीक है, मनुचरितम की इन्होंने रचना की थी और इनको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। तो आलसानी पदेना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है कि जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में लिखी हुई कृति है। जाम्बवती कल्याणम जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसे जो लिखा गया है कृष्णदेव राय ने लिखा है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने इसको जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी और ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो है इसकी रचना की थी। एक बात और याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने एक और ग्रंथ की रचना की थी जो कि तेलुगु भाषा में था और उसका नाम था अमुक्त माल्यादा उसका नाम था और ये तेलुगु भाषा में इसकी रचना की गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा ही। तो कृष्णदेव राय ने 2 यहाँ पर ग्रंथ लिखे। एक तो याद रखिएगा कि जाम्बवती कल्याणम जो संस्कृत भाषा में कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया, दूसरा तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यादा को लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि प्रसिद्ध विदूषक और कवि तेनाली रामकृष्ण किस राजा के दरबार में थे। देखिए तेनाली रामकृष्ण जो थे ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रसिद्ध विदूषक और कवि जो थे तेनाली रामकृष्ण ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि तेनाली रामकृष्ण जो थे वह अष्ट दिग्गजों में से एक थे और कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, उनके दरबार में ये रहते थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि मदुरा विजयम की रचना किसने की थी। तो मदुरा विजयम की रचना जो है वह गंगा देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गंगा देवी ने इसकी रचना की थी। यहाँ पर एक अगर डिटेल में याद रखना है तो आप याद रखिएगा कि बुक्का प्रथम के पुत्र जो हरिहर और बुक्का थे, उनके बुक्का प्रथम जो थे, उनके बुक्का प्रथम के जो पुत्र थे, बुक्का प्रथम के जो पुत्र हुए कंपण, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी। और यही गंगा देवी जो है अपने पति की मदुरई विजय पर, यानी कि कंपण के विजय, मदुरई विजय पर, मदुरई के विजय पर, मदुरई विजय पर जो है उनके उपलक्ष्य में, या फिर हम कहें कि उस विजय के बारे में संस्कृत में मदुरा विजयम की रचना की थी। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सायन, सायन जिन्हें वेदों का भाष्य लिखा किस साम्राज्य के संरक्षण में थे। तो सायन जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा, ये किस साम्राज्य के संरक्षण में थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान सायन और उनके भाई माधव विद्यारायण जो है विजयनगर के प्रारंभिक शासकों हरिहर और बुक्का के दरबार में थे। ठीक है, तो याद रखना है कि ये विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि कवि कन्नड़ कवि जो थे चामरस, वो किस राजा के दरबार में थे। तो ये देवराय तृतीय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि पांडुरंग महामात्य की रचना किसने की थी। तो पांडुरंग महामात्य की जो रचना है वह तेनाली रामकृष्ण के द्वारा किया गया था। पांडुरंग महात्म्य की जो रचना है ये तेनाली रामकृष्ण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी जो उच्च कोटि का तेलुगु साहित्य था। ये किस भाषा का था। तो तेलुगु साहित्य था। ठीक है, याद रखिएगा तेलुगु साहित्य था, उच्च कोटि का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर काल में किस भाषा को स्वर्ण युग माना विजयनगर काल में किस भाषा को स्वर्ण युग माना जाता है। तो विजयनगर काल में जो भाषा का स्वर्ण युग था वह तेलुगु भाषा का था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृष्णदेव राय का काल जो था वह तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग जो है विजयनगर काल को माना जाता है, या कृष्णदेव राय के काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यासतीर्थ किस शासक के गुरु थे। व्यास तीर्थ जो थे वह किस शासक के गुरु थे। तो व्यास तीर्थ जो हुए ये कृष्णदेव राय के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रसिद्ध द्वैत संत ये थे। ठीक है, कौन थे ये। द्वैत संत थे, द्वैत संत थे, प्रसिद्ध द्वैत संत थे। और ये व्यास तीर्थ कृष्णदेव राय के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के जो थे आध्यात्मिक गुरु थे व्यास तीर्थ, और ये द्वैत संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इतालवी यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो इतालवी का यात्री जो निकोलो कोंटी था वो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। याद रखिएगा कि निकोलो कोंटी 1420 से 1421 के बीच जो है
आसपास देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? तो जो फारसी राजदूत था अब्दुल रजाक, ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि फारस के शासक का ये राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रजाक, और ये 1443 में जो है देवराय द्वितीय के दरबार में कालीकट के रास्ते भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस यात्री ने विजयनगर शहर की तुलना रोम से की थी? वह कौन सा यात्री था जिसने विजयनगर की तुलना जो है रोम से किया था? तो वो था डोमिंगो पेस। ऑप्शन नंबर बी, डोमिंगो पेस जो थे, इन्होंने विजयनगर जो था, विजयनगर की शहर जो था, उसकी जो तुलना किया गया था वह रोम से उन्होंने तुलना की थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फर्नाओ नुनीज जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी। तो नुनीज ने अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की और उनके उस समय के इतिहास का वर्णन किया था। किस यात्री ने लिखा कि राजा की सेवा स्त्रियां राजा की किस यात्री ने लिखा है कि राजा की सेवा में स्त्रियां भी हैं जो अंगरक्षक, लिपिक और पहलवान है? तो ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि किस यात्री ने ऐसा वर्णन किया है? तो यहाँ पर जो फर्नाओ नुनीज थे, इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्नाओ नुनीज ने विजयनगर समाज में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये जो स्त्रियां थी ये कुश्ती करती थी, ज्योतिषी जानती थी, लोक कल्याण और लोक लेखाकरण करती थी, मतलब लेखा जोखा रखती थी, और संगीत में निपुण थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर है दुआर्ते बरबोसा किस देश का यात्री था? दुआर्ते बरबोसा किस देश का यात्री था? तो बरबोसा जो था एक पुर्तगाली अधिकारी था, यानी कि पुर्तगाल से था। ठीक है, याद रखिएगा कि बरबोसा एक पुर्तगाली यात्री था और जिसने 1516 से लेकर के 1516 से 1518 के बीच जो है विजयनगर का दौरा किया था। बरबोसा जो है एक पुर्तगाली यात्री था। किस देश का यात्री था? पुर्तगाल का था। चलिए आगे देखते हैं। किस यात्री ने विजयनगर की किलेबंदी को 7 पंक्तियों का वर्णन किया था? किलेबंदी की 7 पंक्तियों का वर्णन किलाबंदी की 7 पंक्तियों का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो ये जो था निकोलो कोंटी, इन्होंने ही निकोलो कोंटी नहीं, अब्दुल रजाक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब्दुल रजाक ने जो है अब्दुल रजाक ने लिखा है कि नगर 7 प्राचीरों यानी कि किलाबंदों से घिरा हुआ है जिसमें खेत और जंगल भी शामिल है। ठीक है, तो ये लिखने का काम जो है 7 पंक्तियों का वर्णन जो किया गया है अब्दुल रजाक के द्वारा किया गया है। तो जो प्रश्न था कि किस यात्री ने विजयनगर की किलाबंदी की 7 पंक्तियों का वर्णन किया है? तो वो था अब्दुल रजाक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि अथांसियस निकितिन, ठीक है, कौन थे? ये कौन था? ठीक है, अथांसियस निकितिन कौन थे? तो ये जो थे ये एक क्या बोला जाता है उसको, एक रूसी व्यापारी थे। फारसी नहीं, फ्रांसीसी नहीं, बल्कि एक रूसी व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो ये अथांसियस निकितिन थे ये एक रूसी व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। निकितिन जो थे यह 15वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक रूसी व्यापारी था जिसने दक्कन और विजयनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों का वर्णन किया था। तो ये रूसी व्यापारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इब्न बतूता ने विजयनगर
विजयनगर की यात्रा कब की थी? प्रारंभिक चरण में, ठीक है। इमबतूता ने विजयनगर की यात्रा कब की थी? तो इमबतूता जो था वो विजयनगर की यात्रा जब करता है वो करता है 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का, ठीक है। इमबतूता कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था इमबतूता। 1333 से लेकर के 1347 के बीच भारत की यात्रा की, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का ये काम था, ठीक है, उसी समय का। तो इसी बीच इसने यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि डोमिंगो पेस के अनुसार विजयनगर में कौन सा त्योहार सबसे भव्य रूप में मनाया जाता था? तो डोमिंगो पेस के अनुसार विजयनगर में सबसे जो भव्य रूप से मनाया जाता था वो क्या मनाया जाता था? महानवमी या नवरात्रि को मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। तो पेस ने महानवमी डिंबा का होने वाला भव्य महानवमी डिंबा, जो हम लोग चबूतरा की बात की थे, महानवमी डिब्बा, ठीक है, इस पर जो होने वाला महानवमी का जो नवरात्रि का भव्य समारोह का विस्तृत आंखों देखा इसने वर्णन किया था, लिखा था, ठीक है। तो डोमिंगो पेस के अनुसार विजयनगर में कौन सा त्योहार सबसे भव्य रूप में मनाया जाता था? तो वो था महानवमी का त्योहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर के शासक किस देवता की ओर से शासन करने का दावा करते थे? जो विजयनगर के शासक थे वह किस देवता की ओर से शासन करने का दावा करते थे कि हम नहीं शासन कर रहे हैं बल्कि वो देवता जो हैं वो शासन कर रहे हैं? तो ये जो थे ये श्री विरूपाक्ष के ओर से करते थे कि जो देवता विरूपाक्ष हैं उनकी ओर से हम शासन कर रहे हैं। विजयनगर के राजा अपने आदेशों पर श्री विरूपाक्ष यानी कि शिव का रूप के नाम से हस्ताक्षर करते थे जो उनके राज्य देवता थे। तो ये जो विरूपाक्ष थे ये उनके राज्य देवता थे और इन्हीं के नाम पर राजा जो थे शासन करते थे कि हम नहीं शासन कर रहे बल्कि हम उनके रूप में शासन कर रहे हैं, ठीक है। और जो विरूपाक्ष थे यह शिव का एक रूप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य में किस संप्रदाय का विशेष प्रभाव था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो विशेष रूप से प्रभाव था वह शैव और वैष्णव दोनों समुदायों का विशेष रूप से प्रभाव था और धार्मिक सहिष्णुता था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। तो संगम वंश जो था वह शैव था, जबकि बाद के जो वंश हुए तुल्लु, आरविदु, ये वैष्णव थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति ये सहिष्णु थे, सभी धर्मों के प्रति इनका मतलब अच्छा व्यवहार था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि श्री वैष्णववाद का प्रचार किस विजयनगर शासक के समय अधिक हुआ? तो श्री वैष्णववाद जो है इसका जो प्रचार है सबसे जो अधिक था वह कृष्णदेव राय के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कृष्णदेव राय और उसके उत्तराधिकारी के समय रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव संप्रदाय को बहुत संरक्षण मिला था। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्री वैष्णववाद का प्रचार किस विजयनगर शासक के समय सबसे अधिक हुआ? तो कृष्णदेव राय के समय में हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। आगे है कि विजयनगर काल में सती प्रथा के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पर यह समाज में प्रचलित था सहगमन का अर्थ होता है साथ जाना, ठीक है। तो विदेशी यात्री बारबोसा और नुनीज जो थे इन्होंने दोनों ने लिखा है कि विजयनगर में जो है सती प्रथा यानी कि सहगमन का प्रचलन था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कैककोलर और सालियर समुदाय का पेशा क्या था? कैककोलर और सालियर समुदाय का पेशा क्या था? तो इनका जो पेशा था वह बुनाई का पेशा था, बुनाई करने का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विजयनगर काल में जो है वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था और ये दोनों प्रमुख बुनकर समुदाय थे, जो
कैक कोलर और सालियार थे। ये बुनकर समुदाय थे और इनका मुख्य पेशा बुनाई था। और विजयनगर साम्राज्य में जो है वस्त्र उद्योग जो था बहुत विस्तार कर रहा था, अपने उन्नत अवस्था में था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विप्रो बिनोदीन कौन थे? विप्रो बिनोदीन कौन थे? तो विप्रो बिनोदीन जो थे ये ब्राह्मण कारीगर थे, या फिर ये ब्राह्मणों का मनोरंजन कराने वाले कारीगर थे। तो इन दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन को जोड़ करके आप याद रखिएगा कि विप्रो बिनोदीन कौन थे? ब्राह्मण कारीगर या मनोरंजन कराने वाले कारीगर थे जो ब्राह्मणों के लिए काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि लिंगायत आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? जो लिंगायत आंदोलन था इसका सबसे अधिक जो प्रभाव था वह कर्नाटक में था। ठीक है, तो बसवण्णा जो थे, बसवण्णा द्वारा स्थापित वीरशैव या लिंगायत मत, इन्हें ही जो है लिंगायत मत का स्थापना किया। अभी हम समझते हैं कि बसवण्णा द्वारा स्थापित वीरशैव या लिंगायत मत का विजयनगर के कन्नड़ भाषी क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे कि कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और यहाँ पर जो लिंगायत मत जो था इसके संस्थापक के रूप में जो स्थापित किया गया था वह बसवण्णा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो विजयनगर के जो कन्नड़ भाषी क्षेत्र था वहां पर ज्यादा पड़ता है, जैसे कि कर्नाटक। चलिए, यहाँ पर है कि तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? तो तालिकोटा के बाद जो विजयनगर की राजधानी थी वह पेनुकोंडा स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो विजयनगर जो साम्राज्य था इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह वाराह था। वाराह, ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार विजयनगर शासकों का शाही प्रतीक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरविदु वंश का संस्थापक कौन था? तो आरविदु वंश के जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे। ऑप्शन नंबर बी, तिरुमल। नेक्स्ट आगे देखिए, आरविदु वंश के संस्थापक कौन हुए? तिरुमल हुए। हम लोगों ने बात किया था कि राम राय की मृत्यु के बाद उनके भाई तिरुमल ने आरविदु वंश की जो है औपचारिक स्थापना करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के किस गजपति शासक को हराया था? हम लोगों ने बात किया था कि जो उड़ीसा के शासक है वो गजपति का उपाधि धारण करना पसंद करते हैं, जबकि जो यहाँ के जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो नरपति का उपाधि धारण करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के किस गजपति शासक को हराया था? तो वह है प्रताप रुद्र को हराया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, प्रताप रुद्र को हराया था। कृष्णदेव राय ने 1513 से लेकर के 1518 के बीच उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति को कई युद्धों में हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर काल में पेट्टई शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो विजयनगर काल में जो है पेट्टई शब्द का जो उपयोग है वह बाजार या व्यापारिक केंद्र के लिए होता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाजार या व्यापारिक केंद्र के लिए। ठीक है, तो पेट्टई या पेठ का जो उपयोग है शहरों में स्थित बाजारों का व्यापारिक केंद्र के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित था? देखिए, जो रायचूर का दोआब है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। रायचूर दोआब जो है तुंगभद्रा और कृष्णा और तुंगभद्रा, वही तुंगभद्रा या कृष्णा के बीच स्थित है। तो विजयनगर की बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था
कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो था रायचूर दोआब, उस पर अधिकार करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सिर्फ याद रखना है कि रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। विजयनगर की सिंचाई प्रणाली में हरिया नहर का निर्माण किसने कराया था, तो यहाँ पर जो हरिया नहर की जो निर्माण करवाया गया था वो देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके हरिया नहर का निर्माण संगम वंश के शासक देवराय प्रथम ने करवाया था। ठीक है, देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि विजयनगर वास्तुकला में अम्मान मंदिर किसके लिए होता है। ठीक है, अम्मान मंदिर किसके लिए होता है, तो ये मुख्य देवता की पत्नी या देवी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य देवता की पत्नी देवी के लिए होता है अम्मान मंदिर। ठीक है, तो विजयनगर काल में मुख्य मंदिर के पास ही देवी यानी कि मुख्य देवता की पत्नी के लिए एक अलग मंदिर बनाने की प्रथा शुरू हुई, जिसे अम्मान मंदिर कहा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि बहमनी साम्राज्य का कौन सा सुल्तान विजयनगर के मित्र के रूप में जाना जाता है विवाह संबंधों के कारण, तो ये था फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी जो है वह वह बहमनी साम्राज्य का वह सुल्तान था जो विजयनगर के मित्र के रूप में जाना जाता था। क्यों ऐसा था, क्योंकि देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का जो विवाह है फिरोज शाह बहमनी के साथ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि 1665 के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध बने महासंघ में कौन शामिल नहीं था, तो यहाँ पर जो 1565 में जो 1565 के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध बने महासंघ में जो शामिल नहीं हुआ था वो बाबर नहीं हुआ था। ठीक है, तो बाबर गोलकुंडा के साथ अपनी शत्रुता के कारण विजयनगर के खिलाफ बने संघर्ष में शामिल नहीं हुआ, संघ में शामिल नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याकरण पर आधारित जावावंती कल्याणम किस भाषा में है। व्याकरण पर आधारित जावावंती कल्याणम किस भाषा में है, तो ये जो है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। यह कृष्णदेव राय द्वारा रचित संस्कृत का नाटक है जाम्बवंती कल्याणम। ठीक है, और ये किसके द्वारा रचा गया है, कृष्णदेव राय के द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विजयनगर में पुलिस का वेतन किस कर से दिया जाता था, तो यह वैश्यालियों पर लगाए गए कर से जो वसूला जाता था वैश्यालियों से, उससे प्राप्त राशि को जो है वह वेतन के रूप में पुलिस को दिया जाता था, कोतवाल को दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि किस विजयनगर शासक को आंध्रभोज भी कहा जाता है, तो आंध्रभोज जो है वो कहा जाता है कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय को आंध्रभोज कहा जाता है। साहित्य और कला के क्षेत्र संरक्षण के कारण जो है कृष्णदेव राय को आंध्रभोज की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि विजयनगर काल में सेठी या चेठी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो सेठी या चेठी शब्द जो है वह प्रयुक्त होता है व्यापारी वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यापारी वर्ग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रबंध किस साहित्य का एक रूप था जो विजयनगर में विकसित हुआ, तो ये जो प्रबंध था ये तेलुगु, ठीक है, तेलुगु साहित्य का रूप था जो विजयनगर साम्राज्य में विकसित होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस युद्ध ने यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न कि किस युद्ध को बेनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। बेनीहट्टी का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है, तो बेनीहट्टी का युद्ध जो है तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था इसी को बेनीहट्टी का युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध जो राक्षसी और तंगड़ी गांवों के पास लड़ा गया और इसे बेनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। कई जगह पर राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं गांवों के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। विजयनगर के किस शासक ने, जो पुर्तगाली थे, उनको भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी, तो ये थे
कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय ने ऐसा काम किया था कि उन्होंने पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण उन्हें भटकल में किला बनाने की अनुमति दे दी थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि हरिदासों का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था। तो हरिदासों का जो संबंध है वह कर्नाटक के वैष्णव भक्ति से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हरिदासों का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था, तो कर्नाटक के वैष्णव भक्ति से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि मनुचरितम में किस विजयनगर समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो मनुचरितम में जो है हमें 4 जातियों और सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अल्सानी पदेना कृत जो है अल्सानी पदेना के द्वारा लिखा गया था मनुचरितम, और ये विजयनगर समाज की जातियों और रीति रिवाजों का वर्णन करता है, एक तरह से दर्पण के रूप में। यहाँ पर है कि विद्रायण संत किस साम्राज्य की स्थापना से जुड़े थे। जो विद्रायण थे ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। तो संत विद्रायण ने हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने के लिए यह प्रेरित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य कितने वर्षों तक चला। तो ये 300 वर्षों तक शासन करता है विजयनगर साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं, संगीतमय सूर्यमंडल की खोज किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो संगीतमय मंडल की खोज जो है वह कर्नल मैकेंजी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा। कर्नल मैकेंजी ने सबसे पहले हम्पी के अवशेषों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है और इसी ने इसकी खोज करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि विजयनगर काल में महामंडलेश्वर कौन होता था। तो विजयनगर काल में जो महामंडलेश्वर होते थे वह एक उच्च श्रेणी के नायक या गवर्नर जो होते थे उनको महामंडलेश्वर कहा जाता था। इनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि विजयनगर के राजाओं द्वारा जारी वाराह सिक्के पर किन देवताओं के चित्र मिलते हैं। तो विजयनगर के राजाओं द्वारा जारी जो वाराह सिक्के थे इस पर विष्णु, वेंकटेश्वर और गरुण के जो है चिन्ह मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर के सिक्कों पर अक्सर वैष्णव प्रतीक जैसे कि वेंकटेश्वर, बालकृष्ण और गरुण के चित्र मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की थी, ऑप्शन नंबर बी। तो बीजापुर के सुल्तान को पुनः स्थापित करने में मदद करने के बाद जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर है कि तालिकोटा का युद्ध प्रत्यक्षदर्शी कौन सा विदेश यात्री था। यानी कि युद्ध के ठीक बाद आया था और उसने उसके जो विनाश हुए थे उसके बारे में लिखा था। तो ये सीजर फ्रेडरिक थे, इन्होंने तालिकोटा युद्ध के बारे में लिखा था। तो ये इतालवी यात्री सीजर फ्रेडरिक जो थे वो 1567 में जो है विजयनगर की यात्रा करते हैं और इस युद्ध की बर्बादी का वर्णन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर में गंधपेंदेर क्या था। तो गंधपेंदेर जो था वो क्या था, पैरों में पहने जाने वाला सम्मान का कड़ा, यानी कि ये सम्मान पूर्वक पहना जाता था। यह एक सोने का कड़ा होता था जिसे राजा द्वारा वीर सैनिकों या महान कवियों को सम्मान रूप में उनके पैरों में पहनाया जाता था, मतलब सम्मान के रूप में उनके पैरों में पहनाया जाता था इसको राजा की तरफ से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था में कमलापुरम तालाब का क्या महत्व था। तो कमलापुरम जो तालाब था उसका महत्व ये था कि यह खेतों की सिंचाई और शाही केंद्र तक पानी पहुंचाने के लिए उपयोग होता था। ठीक है, तो कमलापुरम तालाब का पानी नहरों के माध्यम से खेतों और राजकीय केंद्रों तक पहुंचता था। तो ये थे आज के टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे
से याद हुए होंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप अभी तक इस सीरीज को नहीं फॉलो किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।